फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट जो एडिटोरियल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल मार्केट से रिलेटेड है। देखो भारत में या फिर पूरा दुनिया में जिस तरह डिजिटल जाइंट जो है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ई कॉमर्स साइट हो गया, ये पूरा मनमानी कर रहा है। देखते हो लॉ सूट लग जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ, हर समय ही गूगल जाकर वहाँ पे बता रहा होता, पूछ रहा होता कि देखो हमने ये किया, हमने वो किया। यूरोप जानते हो ना, बहुत सख्त है। यूरोप ने अपना एक लॉ भी ला दिया, यूरोपियन कंट्री पहला कंट्री है जिसने लॉ लाया है इसके ऊपर। तो इंडिया भी ऑन सिमिलर लाइन लॉ लाने का बात कर रहा है, बिल बना लिया है, अब वो आने वाले समय में पास भी हो जाएगा। तो हम समझेंगे कि एक्स पोस्ट और एक्स एंटी रेगुलेशन, ये दोनों में क्या अंतर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एंड सेकेंड वन देखो, नोबेल प्राइज। पिछले एडिटोरियल्स में हम लोग पढ़े थे नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसको दिया गया और किस लिए दिया गया। तो इस एडिटोरियल में हम लोग समझेंगे कि नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए, नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको दिया गया और किस चीज़ के लिए दिया गया। सिमिलरली केमिस्ट्री में किसको दिया गया और किस चीज़ के लिए दिया गया। तो फिजिक्स में देखो, और यहाँ पे थोड़ा विवाद भी हो गया इस बार विवाद ये है कि नोबेल प्राइज भले ही आपने फिजिक्स में दिया है बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर में देना चाहिए था, जो कंप्यूटर कैटेगरी है ही नहीं उसमें। कि वो जानते हो उनको नोबेल प्राइज का जो कैटेगरी है वो 5+1 6 कैटेगरी है। लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करेक्ट, एंड मेडिसिन, और एक तुम्हारा क्या है दूसरा, इकोनॉमिक साइंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो तो तुम्हारा दूसरा चीज़ है, फिजिक्स नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मगर जो प्राइज दिया गया है उसका क्या आधार है कि नो, फिजिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको ही यूज़ करके इस पे काम हुआ है, इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया है। समझे। तो ये हो गया। केमिस्ट्री के लिए भी देखो, अब देखो केमिस्ट्री में अल्फाफोल्ट, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो केमिस्ट्री में दिया गया प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, अमाइनो एसिड जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारा प्रोटीन के लिए, उसका जो 3D स्ट्रक्चर जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहली बार इसको सॉल्व कर दिया गया। तो उसके लिए तुम्हारा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वन देखोगे, वाक बिल 2024, ये क्या है, क्या इसका फीचर्स है और क्यों ये कंट्रोवर्शियल हो गया। जानते हो न्यूज़ में बहुत सारा चल रहा है, कल भी चल रहा था, तो न्यूज़ में तो है ही है। तो ऐसा क्या अमेंडमेंट किया, ऐसा क्या नया प्रपोजल लाया जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल हो गया। हर एक चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करें। बहुत बल्कि एडिटोरियल्स होगा ये, मगर इसमें बहुत कुछ समझ जाओगे इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एडिटोरियल से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटी रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मार्केट, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। तो देखोगे बच्चे लोग, अच्छा यहाँ पे समझो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डिजिटल कंपटीशन बिल। तो ये देखोगे तो अभी जो डिजिटल जाइंट है ना, ये इतना तेजी से काम कर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब इसको रोका जाए। जैसे हम कुछ हरकत करते हैं, जब कुछ हम स्टेप लेते हैं एज अ गवर्नमेंट एजेंसी, कुछ स्टेप लेते हैं, तब तक वो डैमेज कर चुका होता है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्कोप और जो नेटवर्क है, ये जो 3 पैरामीटर बहुत ही तगड़ा है। और जानते हो ना गूगल का कितना मोनोपोली है। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन खरीदोगे तो गूगल वहाँ पे डिफ़ॉल्ट है सेटिंग, गूगल अपना ही प्ले स्टोर लेके चलता है, और जो ऐप रखेगा तो वो ऐप से भी पैसा लेगा। यानी कि स्टार्टअप का तो कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पे। जो स्टार्टअप, जो गरीब स्टार्टअप है जिसके पास पैसा नहीं है गूगल को पे करने के लिए, वो क्या करेगा। तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी तो दिखता है गूगल जाइंट सबका, बड़ा बड़ा जो डिजिटल जाइंट्स उसका दिखता है। तो यहाँ पे समझो इस बात को कि ये जो अभी भारत में जो डिजिटल कंपटीशन बिल है, इसका हम्बल बिगनिंग कब हुआ और इससे 1 साल पहले इसके ऊपर क्या काम हुआ। क्या 2002 में जो हमारा जो कंपटीशन कमीशन एक्ट जो बना था और उसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, क्या वो पर्याप्त नहीं है इस चीज़ के लिए। एवरीथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा। देखो, तो फरवरी 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने एक कमेटी बनाया था, हाँ, फॉर डिजिटल कंपटीशन लॉ के लिए। तो इसका काम ये था कि एक सेपरेट लेजिस्लेशन पे काम करना, एक सेपरेट लेजिस्लेशन को अप्रूवल देना, ताकि डिजिटल मार्केट से रेगुलेट कर सके। तो सवाल ये है, पहले भी तो था जी, है ना, पहले भी था कंपटीशन एक्ट 2002 का, और जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं ठीक से रेगुलेट कर पा रहा है ऐसे डिजिटल मार्केट को। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चे लोग, वो है एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क। वो क्या है, एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क। बट हमें क्या चाहिए, एक्स एंटी फ्रेमवर्क चाहिए। तो क्या होता है एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क, क्या होता है एंटी एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क। तो हम लोग समझेंगे इस चीज़ को।
एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क का मतलब डिजिटल जायंट अपना मनमानी कर चुका है, मनमानी कर रहा है या कर चुका है, और उसके बाद उसको शांत करना, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना कि भाई डिजिटल जायंट तुम बहुत मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम कम करो, तुम्हारे ऊपर ये फाइन लगेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क, यानी कि डैमेज हो चुका है, तब जाके आप उसको बुला रहे हो, जब जाके आप उसको फाइल कर रहे हो, उसको सू कर रहे हो। एक्स एंटी फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि डैमेज होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लिए कि देखो मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड से ये चलने जा रहा है, पहले ही फ्रेमवर्क तैयार कर लिए, पहले कर लिए, यानी कि फ्यूचर में आपने क्या किया कि प्रेजेंट में ही फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर लिया कि मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड दिखाने वाला है ये डिजिटल लाइन, पहले ही उसको रोक लिए, तब तक डैमेज नहीं होगा। तो ये जो बनाया गया है डिजिटल कंपटीशन जो बिल बनाया गया है, एक तो पूरी तरीके से यूरोप का जो बिल है, यूरोप का जो एक्ट है वहाँ से लिया गया है, यूरोप में भी ये प्रोविजंस है, यूरोप का जो अपना डिजिटल मार्केट जो एक्ट है वहीं का बहुत सारा चीज़ इस फीचर्स में लिया गया, यहाँ पे हमारा डिजिटल कंपटीशन बिल के अंदर रखा गया है। इसमें जो सबसे मेन एलिमेंट जो है वो एक्स एंटी फ्रेमवर्क है, यानी पहले प्रिडिक्ट कर लेना। और सबसे बड़ा सवाल है क्या इंडिया इसमें, इंडिया के पास इतना है संसाधन, मैकेनिज्म है कि इंडिया कर सकता है, सवाल ये है। एनीवे देखोगे इसमें बहुत सारी चीज़ देखोगे, तो सेपरेट लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है जब हमारे पास कंपटीशन एक्ट 2002 ऑलरेडी प्रेजेंट हो, है ना, पहले से ही प्रेजेंट है ना जी कंपटीशन एक्ट 2002, जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी से आगे नहीं बढ़ सकता, जिसकी वजह से कंपटीशन खराब हो मार्केट में, है ना। जैसे मान लो कि डिजिटल जायंट जो आगे बढ़ जाएगा तो बाकी जो आने वाले समय में जो ऐप होगा, बाकी जो ऐप डेवलपर उसको दिक्कत हो सकता है। तो इससे संबंधित तो पहले ही था कि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ना हो कंपटीशन में, है ना, कंपटीशन चले अच्छे से, ऐसा ना हो कि एक दो जायंट के वजह से दिक्कत हो पूरा मार्केट को और वो पूरा कैप्चर करके रखे मार्केट को। तो इससे रिलेटेड तो पहले ही बन चुका है कंपटीशन एक्ट 2002, और जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना। उसका काम ही था कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो कंपटीशन पे, कंपटीशन फुल फ्लेज कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, 2002 का एक्ट का रिजल्ट क्या हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना एज अ नेशनल कंपटीशन वॉचडॉग के रूप में, वो देखेगा ये सभी चीज़ को। तो ये 2002 का जो ये एक्ट है उसके अंदर एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क है, यानी कि जब ये गलती कर देगा, डिजिटल जायंट जब गलती कर देगा, मिस्टेक कर देगा, तब जाके उसको सजा दिया जाएगा, जब जाके उसको फाइन दिया जाएगा, तब जाके उसको बोला जाएगा। तो ये लेट है, कह सकते हो पोस्टमार्टम है एक तरह से। ये सीएजी भी तो पोस्टमार्टम ही करता है ना, बात समझ रहे हो। इसका मतलब तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना जो पावर है उसका इन्फोर्समेंट करने का, वो एंटी कंपटीटिव कंडक्ट करने के बाद होगा, यानी कि डैमेज पहले ही हो गया, उसके बाद वो अपना संज्ञान लेगा उस चीज़ को। और अभी का जो देखो दुनिया जो है, अभी का जो मार्केट है क्या है कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कब डैमेज करके निकल जाएगा डिजिटल जायंट्स, तुमको पता ही नहीं चलने देगा। तो इसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन चाहिए ना जी। तो इसलिए देखो जो CDCL आया उसमें एक्स एंटी कंपटीशन रेगुलेशन का बात है, यानी कि पहले ही पता कर लिए, पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिए, पहले ही आप भाप लिए, और डिजिटल इंटरप्राइजेस को आप एंटी कंपटीटिव कंडक्ट में इन्वॉल्व करने आप नहीं दोगे, उसको इंडल्ज करने नहीं दोगे, पहले से ही भाप लेना। तो ये कहाँ से लिए, ये तरीका तौर तरीका कहाँ से लिए, यूरोप का जो डिजिटल मार्केट एक्ट है वहाँ से हम लोग बोरो किए हैं इस चीज़ को, समझ गए। तो देखो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन, बस यूरोपियन यूनियन ही एक ऐसा ब्लॉक है वर्ल्ड में जिसके पास एक्स एंटी कंपटीशन फ्रेमवर्क है, तो वहीं से हम लाए हैं। देखो लिखा गया ना, यूरोपियन यूनियन ओनली जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे इस तरह का एक्स एंटी कंपटीशन फ्रेमवर्क तैयार हुआ, वो भी कॉम्प्रहेंसिव तैयार हुआ है, तो वहीं से हमने इस चीज़ को बड़ो किया है। काम कैसे करेगा विद्यार्थी लोग, समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कैसे काम करेगा। यानी कि हम बोले कि एक्स एंटी फ्रेमवर्क होगा हमारे इस बिल में, करेक्ट। जब ये एक्ट बन जाएगा तो इसके अंदर पूरा सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर आने का मतलब क्या कि एक्स एंटी रेगुलेशन आ जाएगा इसके अंदर। तो काम कैसे होगा, तो यहाँ पे समझो डिजिटल जो इंटरप्राइजेस जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल और इकोनॉमिक ऑफ स्कोप दोनों को ही इंजॉय कर रहे हैं, जो नेटवर्क पावर को भी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे पे लगाम लगाना। जैसे एग्जांपल देखो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देखो स्विगी। अभी मान लो कि स्विगी के पास 10 लाख कस्टमर हो, तो जब 10 लाख कस्टमर होगा स्विगी के पास, तो उसका जो डिलीवरी होगा हर एक आदमी को पहुंचाने का जो डिलीवरी होगा लेट से 100 रुपीज़ से, एक आदमी पे सामान पहुंचाने में स्विगी को कितना लग रहा है, 100 रुपीज़ लग रहा है। जब ये 10 लाख कस्टमर से मान लो कि 1 करोड़ कस्टमर हो जाए तो कम लगेगा, क्योंकि उस क्या वो पहले से नेटवर्क बना हुआ है। अभी 100 रुपया लग रहा है कस्टमर को डिलीवर करने में, सामान डिलीवर करने में, सर्विस डिलीवर करने में। जब यही नेटवर्क बड़ा हो जाएगा
यानी कि कस्टमर और ज़्यादा उसमें ऑनबोर्ड हो जाएंगे, कस्टमर और ज़्यादा आ जाएंगे। 1 लाख से 50 लाख हो गया, 50 लाख से 1 करोड़ हो गया, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी कम होगा। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्कोप क्या है? इकोनॉमिक ऑफ स्कोप का मतलब है कि जैसे मान लो कि गूगल है, गूगल में सर्च इंजन है, तो गूगल केवल अब सर्च इंजन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे ई कॉमर्स साइट के लिए भी यूज़ होना शुरू हो गया, वो तुम्हारा सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए भी यूज़ होना शुरू हो गया, वो तुम्हारा अपना प्ले स्टोर लेके अपना प्रमोट कर रहा है अपना प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफ स्कोप, यानी कि और स्कोप बढ़ना उसका। और ये तो हम दिन रात देख ही रहे हैं, डिजिटल जाइंट कर ही रहा है। इंस्टाग्राम में क्या नहीं चल रहा है बताओ तो, फेसबुक में क्या नहीं चल रहा है बताओ तो, कितना बड़ा विज्ञापन का काम चल रहा है वहाँ पे। दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफ स्केल। और नेटवर्क देखो, सबसे बड़ा बात ये है कि जो फिजिकल जो यूनिट है, जो फिजिकल जो भी बनता है, उसका तुम्हारा नेटवर्क उतना बड़ा नहीं होता जितना डिजिटल होता। बताओ, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, तो डिजिटल जो मार्केट है वो बहुत बड़ा उसका नेटवर्क होता है, समझ गए? तो वही चीज़ है, वहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है। मीनिंग क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एज द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज एंड रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सर्विस रेस्पेक्टिवली। समझे? जैसे स्विगी का बढ़ा ना 1 लाख से 50 लाख हुआ, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कम हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद देखो, इसके पास इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, इसके पास इकोनॉमिक ऑफ स्कोप है, और साथ साथ नेटवर्क इफेक्ट भी है, तो बड़ा फुल कंट्रोल करता है मार्केट को। तो ऐसे जो डिजिटल इंटरप्राइज, उसको चिन्हित करना कि जिसका सब्सक्राइबर बढ़ते चला जा रहा है, इसको चिन्हित करना। देखो आगे समझो, तो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क इज टाइम कंज्यूमिंग एंड द डिजिटल मार्केट्स आर हाईली डायनेमिक। अभी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है आपका, एक तो ये क्या करता है, ये आपका एक्स पोस्ट रेगुलेशन करेगा, यानी कि डैमेज डन हो गया, उसके बाद ये अपना काम करेगा। तो अभी हमारे पास जो फ्रेमवर्क है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इफेक्टिव भी नहीं है स्टूडेंट। क्योंकि मान लो कि एक बार डैमेज हो गया, एक बार कुछ हो गया, तो उसको इरिवर्सिबल है, उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि तुम्हारा डेटा गूगल ने क्या किया, गलत यूज़ कर दिया, अब गूगल के ऊपर फाइन भी लगेगा, तो तुम्हारा डिजिटल डेटा तो गलत यूज़ तो हो तो गया, वो तो हो गया, इरिवर्सिबल हुआ ना जी। तो वही बोला कि द मार्केट्स कैन टिप रिलेटिवली क्विकली एंड इरिवर्सिबली इन फेवर ऑफ द इनकम्बेंट। यानी कि अब जो डायनेमिक अब जो हम लाएंगे, एग्जिस्टिंग बिल जो लाएंगे, उससे जो फ्रेमवर्क तैयार होगा, तो कहीं ना कहीं हम पहले ही उसको रोक देंगे, क्योंकि पहले वाला ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था जिसकी वजह से हम लोग रोक सकते थे, क्योंकि बहुत तेज़ी से जाता है, डिजिटल मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ता है आगे। इट वॉज फाउंड दैट एक्सटेंड फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड फॉर अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अलाउइंग ऑफेंडिंग एक्टर्स टू एस्केप टाइम स्क्रूटिनी। देख रहे हो ना, यानी कि कब पता ही नहीं चलेगा तुमको कब ये काम करके निकल जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड सेंटेंस। तो CDCL कोशिश करेगा कि पहले ही उसको रोक लो, पहले इसको रोक लो। अब पहले रोकने को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एंटी फ्रेमवर्क बना लो। एक्स पोस्ट फैक्टो तो होगा ही होगा, एक्स एंटी फ्रेमवर्क बना लो, ताकि पहले से ही इसको रोक लिया जाए, ताकि ये इस तरह का कोई मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी लेके ना आए अपना। आगे देखोगे तो व्हाट आर द फीचर्स, ये जो ड्राफ्ट बिल में, अभी जो ड्राफ्टिंग स्टेज में ही है बिल, इसके अंदर क्या फीचर्स है? तो इसमें देखो बच्चे लोग, अब है तो डिजिटल सर्विस में बहुत सारा सर्विस हो सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन भी तो हो सकता है ना जी, बहुत कुछ हो सकता है। तो सभी चीज़ को नहीं चुना गया, इसमें केवल 10 कोर डिजिटल सर्विस को लिया गया संज्ञान में। एग्जाम्पल देखो, ऑनलाइन सर्च इंजन जैसे गूगल में ढूंढते हो, सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जैसे देखो टेलीग्राम सब। तो अब 10 डिजिटल सर्विस को चिन्हित किया गया यहाँ पे, सभी सर्विस को नहीं, ओनली 10 डिजिटल सर्विस को लिया गया। नंबर 1, इट डज नॉट इंटेंड टू रेगुलेट ऑल डिजिटल इंटरप्राइज, सभी डिजिटल इंटरप्राइज को ये रेगुलेट नहीं करेगी। अब देखो वो उसी डिजिटल इंटरप्राइज को रेगुलेट करेगी, नीचे देखो, जिसका सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टेस्ट हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा नेटवर्क है, जिसमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, जिसमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, स्कोप है, नेटवर्क है, इस तरह सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल वाले डिजिटल इंटरप्राइजेस को चिन्हित किया जाएगा। नंबर 1, आज इसका यूज़र बहुत ज़्यादा हो, जैसे देखो व्हाट्सअप का बहुत ज़्यादा यूज़र है ना, यूट्यूब देखो, यूट्यूब का बहुत ज़्यादा यूज़र है ना, फेसबुक का बहुत ज़्यादा यूज़र है ना, अमेजन का बहुत ज़्यादा यूज़र है ना, ऐसे डिजिटल जाइंट्स को चिन्हित किया जाएगा। नंबर 1। दूसरा क्या है, हाँ मान लो कि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि डिजिटल इंटरप्राइजेस इस क्राइटेरिया में नहीं आए, तो उसको भी चिन्हित करने का पावर है तुम्हारा CCI के पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो नए बिल में ये भी पावर दिया कि मान लो कि पहला वाला इकोनॉमिक स्केल नहीं है, स्कोप नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बट हमें पता है कि ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक कर सकता है, उसके बाद में उसको चिन्हित किया जा सकता है। क्या चिन्हित किया जा सकता है, उस इंडिकेटिव क्या घोषित किया जा सकता है,
उस इंटिटी को घोषित किया जा सकता है SSDE, सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइजेस के रूप में उसको घोषित किया जा सकता है। जैसे ही कोई भी डिजिटल इंटरप्राइजेस को SSDE घोषित कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर निगरानी शुरू हो जाएगा सरकार का। और बिल्कुल ये जो तरीका है हमने पूरी तरीके से यूरोपियन मॉडल का ही लिया है। यूरोपियन का जो डिजिटल मार्केट एक्ट है उसका ही मॉडल हमने स्वीकार किया है अपने कंट्री में भी, और ड्राफ्टिंग बिल में ये सभी चीज़ लिखा जा रहा है। तो क्या होगा इससे क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, यानी कि कोई भी डिजिटल इंटरप्राइजेस जिसको SSDE घोषित कर दिया गया तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर किस तरह का पाबंदी होगा। तो वो जो डिजिटल जाइंट्स है जिसको घोषित कर दिया गया SSDE, वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। नंबर 1, उसको फेयर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने यूजर के साथ बिहेव करना होगा। नंबर 1, समझ गए। हाँ, अपना प्रोडक्ट को वो फेवर नहीं कर सकते। अभी देखते हो ना, गूगल अपना प्ले स्टोर में अपना ही प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, नहीं कर सकती। जैसे चिन्हित हो गया SSDE, तो अपना प्रोडक्ट को नहीं कर सकती है, यानी कि थर्ड पार्टी जो उसका हिस्सा नहीं है उसको भी उतना ही स्पेस मिलना चाहिए वहाँ पे। जैसे अभी देखते हो ना, अभी गूगल का मोनोपोली है कि नहीं है। गूगल का प्ले स्टोर जाओगे तो सभी जो गूगल से ही रिलेटेड है, और यदि गूगल से रिलेटेड नहीं है तो पैसा दिया जाएगा गूगल को, मगर बहुत सारे जो ऐप डेवलपर है उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट के लिए उसको दे। तो ये चीज़ SSDE को कहा जाएगा कि आप अपना प्रोडक्ट फेवर मत करो, थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट खराब मत करो। और इसमें यह भी है कि थर्ड पार्टी का ऐप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने का पावर है। और दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि जैसे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, है ना, तो उसमें गूगल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। नॉट अलाउइंग यूजर टू चेंज डिफ़ॉल्ट, यानी पहले था ना कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। अभी मोबाइल खरीदोगे तो उसमें क्या है, गूगल रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि यूज़र के पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सके। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, समझे ना। हाँ, ये और भी प्रोविड्स करेगा कि जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे लोग गौर करना कि हम कस्टमर हैं और हम खरीद रहे किसी से, और बीच में बिचौलिया है डिजिटल जाइंट्स, तो हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते जहाँ से हम सामान लेते हैं। तो ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में जो बिचौलिया बैठा हुआ है डिजिटल जाइंट वो करने नहीं देता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोविड्स रिस्ट्रिक्टिंग बिजनेस विद यूजर ऑफ द सर्विस फ्रॉम डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद देयर एंड यूजर, समझ गए ना। SSD ऑल्सो कैनॉट क्रॉस यूटिलाइज योर, हाँ, डेटा जो लिया गया है डेटा को मिसयूज़ नहीं कर सकता है। जैसे हमारा डेटा बहुत सारा होगा ना अमेजन के पास, यदि हम कुछ सामान खरीदते होंगे उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता है, उसका अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा सकता है। अच्छी बात है। तो इससे रिस्पॉन्स क्या मिला, ये तो एक तरह से कह सकते हो कि बहुत बड़ा चीज़ है भारत के लिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में ये बात था ही नहीं, उसमें तो एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क है, इसमें क्या है, एक्स एंटी फ्रेमवर्क पहले ही घोषित कर दिया डिजिटल जाइंट को SSD, और उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो है सबसे बड़ा सवाल ये कि ये एक्स एंटी मॉडल भारत में काम कैसे करेगा, क्या उतना दुरुस्त है, रोबस्ट मैकेनिज्म है भारत में, नंबर 1। नंबर 2 है कि इसका नेगेटिव असर पड़ेगा स्टार्टअप के ऊपर। कैसे बोलोगे, स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, हाँ, बढ़ने नहीं देगा। तो स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, हो सकता है कि जो वेंचर कैपिटल है, जो एंजल इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से होने वाले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब, वो रोक दे, ये समझ के कि भाई क्या भरोसा कल के दिन में ये भी घोषित हो जाए डिजिटल इंटरप्राइज, ये भी घोषित, और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे। जैसे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा तो हमारा तो व्यापारी खत्म हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। बट जो भी हो, इंडियन स्टार्टअप एक साथ आए और उन्होंने कहा है कि हम स्वागत करते हैं ऐसा बिल का, क्योंकि वो भी फेड अप हो चुका है। गूगल स्पेस दे ही नहीं रहा है उसको, जो डिजिटल जाइंट जो स्पेस दे ही नहीं रहा है हमारे नए नए स्टार्टअप को, इसलिए ये भी फेड अप हो गया कि नहीं ठीक है, ये जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है बिग टेक का, उसको तोड़ने के लिए बिल बहुत जरूरी है। तो दोनों तरफा बात है, क्योंकि देखो पहले तो स्पेस खोलोगे तब ना बात का बात है वो इन्वेस्टमेंट सब, पहले तो कम से कम मोनोपोली तोड़ो इसका, तो फिर देखा जाएगा जो प्रॉब्लम होगा फिर बाद में सॉल्व किया जाएगा। आया समझ में, कंप्लीटेड। सेकेंड देखोगे बच्चे लोग, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर न्यूरल नेटवर्क्स एंड केमिस्ट्री फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं तुम लोग को। देखो, ब्रेन बहुत ही क्यूरियस विषय है ना सबके लिए,
कि ब्रेन कैसे काम करता है। अच्छा, मैं तुम लोग को एग्जांपल देना चाहूँगा स्टूडेंट्स। मान लो कि तुमने 1 लाख रुपया कहीं रखा है छुपा के घर में, ठीक है, तुम सोया हुआ है और तुमको आके उठा दिया जाए कि तुमसे पूछा जाए कि बाबू 1 लाख रुपया कहाँ रखा है, तो तुम तुरंत बता दोगे, तुरंत बता दोगे, क्योंकि तुमको याद रहेगा वो चीज़। अच्छा, चोर नहीं पूछ रहा है तुमसे, तुम्हारा घर का ही मेंबर पूछ रहा है, उसमें काहे विवाद लाते हो। लेकिन तुम कभी नहीं भूलोगे, कहने का मतलब ये है कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि 1 लाख रुपया तुमने कहीं रखा है। उसी तरह देखो, यदि मान लो कि तुमको प्रेसिडेंट से कुछ अवार्ड मिला है कभी भी जीवन के किसी भी समय, तो वो तुम मोमेंट नहीं भूलोगे, तुमको सब याद रहेगा। मगर जब टीचर तुमको SW देगा वो तुम भूल जाओगे, भूलने का चांस रहेगा। तुमको पढ़ने लिखने वाला चीज़ है वो भूलने का, कुछ पढ़ लिया वो भूल गया, तो ये क्यों होता है? इसी पे काम हुआ है, इसी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। बुझने आया? न्यूरल नेटवर्क के ऊपर दिया गया है। ये तो गजब बात हो गया ना। तो अब ब्रेन का गुत्थी और पता चला है बच्चे लोग। पता है ब्रेन क्या है? ब्रेन के बारे में तो जानते ही हो। ब्रेन ऑलवेज क्यूरियसिटी, ब्रेन हमेशा से क्यूरियस विषय रहा है सबके लिए। कहते हैं ना सबसे ब्यूटीफुल चीज़ कुछ है ह्यूमन बॉडी का तो वो ब्रेन है। नेचर का सबसे ब्यूटीफुल चीज़ में एक ब्रेन भी आता है, ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है। देखो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो न्यूरल नेटवर्क है, नोड्स सब कनेक्टेड है, जिसे हम लोग डेटा लाते हैं अपने माइंड में, तो इट कैन गैदर लॉट्स ऑफ डेटा, बहुत डेटा डेटा डेटा। एट द सेम टाइम ब्रेन के पास ये भी फंक्शन है बच्चे लोग कि डेटा को वो प्रायोरिटाइज भी करता है। प्रायोरिटाइज मतलब क्या, कौन सा डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ब्रेन खुद ही कर रहा होता है। इसलिए तो तुम 1 लाख रुपया जो छुपा कर रखे थे वो तुम कभी नहीं भूल सकते हो। इसलिए तो तुमको प्रेसिडेंट ने जो अवार्ड दिया था वो कभी तुम भूल नहीं सकते हो। तो ब्रेन क्या कर रहा है, कुछ डेटा को अपने आप ही प्रायोरिटाइज कर रहा है। अब ब्रेन क्या है, कुछ डेटा जो नॉर्मली जो डे टू डे एक्टिविटी मतलब उस डेटा को प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहा है, तो ब्रेन स्वयं ये काम कर रहा है। अब बताओ, यही मॉडल को यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है फिजिक्स में, मशीन लर्निंग। अब मशीन में क्या किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन में पूरा डेटा फीड किए, बहुत लाखों करोड़ों डेटा फीड कर दिए। मशीन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा डेटा को प्रायोरिटाइज किया जाए। यही जो ब्रेन को मिमिक किया है, इसी के लिए तुम्हारा फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो फिजिक्स का बेसिक्स यूज़ किया है, न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया है, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए थोड़ा डिबेट भी है यहाँ पे। डिबेट इसलिए है कि ये फिजिक्स कैटेगरी में तो आता ही नहीं है, ये तो पूरी तरीके से कंप्यूटर वाला कैटेगरी में आएगा। मगर जो लोग कहते हैं, जिन्होंने दिया है या फिर जो इसके प्रोपोनेंट्स है, वो कहते हैं कि नो, आखिर प्रिंसिपल तो फिजिक्स का ही है, न्यूरल नेटवर्क का ही। आया समझ में? तो ये देखो बहुत क्यूरियोसिटी वाला चीज़ है। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का पढ़े, मेडिसिन का पढ़े, तो वहाँ भी बहुत खतरनाक चीज़ हुआ है जो इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। देखते हो नोबेल प्राइज़ जो इस बार दिया गया है तो कितना नया नया चीज़ हुआ। इस बार फिजिक्स में भी यही चीज़ हुआ है। तो यहाँ पे समझो, नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में दिया गया है, जॉन हैफील्ड और जेफ्रो हिंटन को दिया गया है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इन स्टॉकहोम। ठीक है, मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ दिया आता है। एंड दे यूज फिजिक्स टूल्स टू डेवलप मेथड्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ बॉडी पावरफुल मशीन लर्निंग। यानी कि जो ब्रेन जो जिस तरह काम करता है, ब्रेन को ही मिमिक करके तुम्हारा ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है। इसलिए इन लोग को अवार्ड दिया गया, 2 आदमी को इक्वल शेयर करेगा। आप देखो दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। जॉन हॉपफील्ड जो पहला साइंटिस्ट है, उनको क्या एसोसिएट मेमोरी के लिए दिया गया कि जो स्टोर करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा इमेज को, पैटर्न को, ये पहला साइंटिस्ट। दूसरे जो हिंटन जो है वो क्या, उन्होंने क्या किया, ऑटोमेटिकली फाइंड प्रॉपर्टीज इन डेटा अलाउ यू टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक, यानी कि प्रायोरिटाइज करना, कौन सा डेटा प्रायोरिटाइज करना, वो सेकंड साइंटिस्ट ने दिया। तो कॉम्बिनेशन करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल तुमको मशीन लर्निंग का वो चीज़ समझ में आएगा। तो दोनों कंबाइन कर दोगे तो फाउंडेशन ऑफ टुडे पावरफुल मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन में आपने डाल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज, मगर मशीन खुद डिसाइड कर रहा है कि कौन सा डेटा प्रायोरिटाइज किया जाए। तो पूरा जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, हमारा जो ब्रेन का जो काम करने का तरीका, उसको पूरा मिमिक किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए, देखो वही चीज़ लिखा गया, दूसरे शब्द में कहा जाए जो न्यूरल नेट्स, यानी कि जो न्यूरल नेटवर्क है, हाँ, यानी कि जो बेसिक्स फिजिक्स है न्यूरल नेटवर्क का, वही तुम्हारा मशीन लर्निंग का आधार बना है, और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ है। तो वी कैन से डैट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैव बीन अवॉर्डेड टू 2 लिविंग लेजेंड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस में जो एक्सपर्ट है उनको नोबेल प्राइज़ दिया है। किसके लिए? फिजिक्स के लिए दिया, क्योंकि फिजिक्स का फंडामेंटल यूज़ करके उन्होंने किया है ये चीज़।
अब देखो, हाँ बिल्कुल इसी के बारे में बोल रहा था बच्चे लोग, तुम लोग को देखो टोटल कितने अवार्ड होते हैं नोबेल प्राइज? 5 अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, 5 अवार्ड्स कोर नोबेल प्राइज। 1885 में विल छोड़ के चले गए अल्बर्ट नोबल, जानते हो, जिन्होंने डायनामाइट बनाया था, तो उनके पास बहुत सारा पेटेंट राइट्स था जिसकी वजह से बहुत पैसा उनको मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे जो बहुत सुंदर काम करेगा 5 फील्ड में उसको पैसा दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो पैसा होगा लगभग तुम्हारा $1 मिलियन का आसपास होता है, यदि हम डॉलर का बात करें तो भारत के करेंसी में कहोगे तो वही 8 से लेकर 8.5 करोड़ का पैसा होगा, राशि होगा, ह्यूज अमाउंट। अब इसमें देखो कि अलग अलग कमिटी बनते हैं इसको देने के लिए। तो पहले तो हम जानते हैं कि जो 5 जो सेक्टर है, जो 5 जो फील्ड है, वो फील्ड कौन सा है? पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, ठीक है, 5 हो गया। एक और भी है जो कि नोबेल प्राइज़ नहीं है बट इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज, दैट इज इकोनॉमिक साइंस। तो इकोनॉमिक साइंस को भी हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं, बट जो इकोनॉमिक साइंस का जो पैसा दिया जाएगा जो कि इक्वल अमाउंट है नोबेल प्राइज़ का, वो नोबेल अल्बर्ट विल के वजह से नहीं है, अल्बर्ट विल से नहीं आता। वो कहाँ से? स्वीडन बैंक जब अपना 300 ईयर्स कंप्लीट कर रहा था तो उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में ये पैसा देने का बात किया। तो इसलिए 1968 से इकोनॉमिक साइंस वाला भी वो अवार्ड भी स्टार्ट हुआ है। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो? 1901 से ये 5 प्राइज शुरू हुआ, नोबेल प्राइज। इसलिए देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी तो मिला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला है जी, हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला है, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है, समझे ना। अब यहाँ पे समझो, हाँ, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, मैडम क्यूरी को, एक केमिस्ट्री के लिए, एक फिजिक्स के लिए भी। एनीवे यहाँ पे देखोगे तो बच्चे लोग हमको यहाँ पे क्या समझना है कि 5 है प्लस इकोनॉमिक साइंस भी हम नोबेल प्राइज कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज कह सकते हैं, अमाउंट सेम ही है। इसके लिए अलग अलग कमेटी बनते हैं, बट अलग अलग कमेटी से पहले ये समझो जो 6, अब 6 बोल सकते हैं ना हम अवार्ड, हाँ, 5 + 1 इकोनॉमिक साइंस। तो बच्चे लोग 6 अवार्ड में 5 जो अवार्ड है वो स्वीडन में दिया जाता है और एक जो अवार्ड नॉर्वे में दिया जाता है वो तुम्हारा पीस अवार्ड है, वो शांति के लिए। अच्छा, इस साल पीस अवार्ड किसको दिया गया? हिबाकुसा को दिया गया, जापान का, जो हिरोशिमा नागासाकी के जो सर्वाइवर थे, जो जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उनको दिया गया पीस के लिए। और लिटरेचर के लिए किसको दिया गया? जो साउथ कोरिया की, हाँ, एक जो एक्टर है, एक्टर बोल रहे सॉरी, राइटर जो है, उनको दिया गया, क्योंकि उन्होंने लिखा कि मोनार्क के टाइम में किस किस तरह का प्रॉब्लम लोग शेयर करते होंगे, किस किस तरह का लोग प्रॉब्लम झेलते होंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल उनका राइटिंग, उसकी वजह से उनको दिया गया लिटरेचर में। अभी जस्ट हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जाने रिगार्डिंग योर बायोलॉजी यानी कि मेडिसिन में दिया गया 2 साइंटिस्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट से आते हैं, और इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का, समझ गए। तो यहाँ देखो नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में दिया जाता है, नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री में दिया जाता है, वो ये इंस्टीट्यूट देती है। और कहाँ दिया जाता है? ये स्वीडन में दिया जाता है, समझ गए बच्चे लोग, स्वीडन में, क्योंकि नॉर्वे में केवल एक ही प्राइज दिया जाएगा। तो कुंग, हाँ, वेटेंस्केप एकेडमिशियन, ये तुम्हारा क्या स्वीडिश है, देख रहे हो ना, स्वीडिश है, यानी कि स्वीडन में दिया जाएगा। नोबेल प्राइज जो मेडिसिन में दिया जाएगा वो कैरोलिंसी का इंस्टीट्यूट है तुम्हारा, वहीं का, स्वीडन का ही है। नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में दिया जाएगा वो भी तुम्हारा, वो देखो, स्विंग्स का एकेडमियन, ये स्वीडिश एकेडमी है, स्वीडन का ही है। और नोबेल पीस प्राइज भी तुम्हारा देगा, बट देखो नोबेल पीस प्राइज कौन देगा? स्टोर्डिंजेंट देगा, यानी कि ये जो कमिटी है, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट इस कमेटी को बनाता है, इसलिए नॉर्वे में दिया जाएगा। आया समझ में? और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। होप सो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, वही चीज़ हल्का सा बताया गया है। 1968 के बाद जानते हो कि इकोनॉमिक साइंस में भी देना शुरू कर दिया। एवरीथिंग जो बताएं सेम वहीं पे लिखा गया है। आगे बढ़ जाओ। क्या समझते हो न्यूरल नेटवर्क से? जस्ट अभी जो बताया है तुम लोग को, ये न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर नेटवर्क, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, फिर प्रोसेस हो रहा है। जानते हो ब्रेन क्या है? ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। ये हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है। ब्रेन क्या है कि जैसे इन्फॉर्मेशन देखते हो ना, तुरंत ट्रांसमिट होता है। तो न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल सेट क्या है? तुम्हारा इन्फॉर्मेशन गैदर भी करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर भी करता है। एट द सेम टाइम ब्रेन क्या करता है? कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज भी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेसिस पे मशीन लर्निंग तैयार हुआ है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क जो काम करता है उसी, यानी कि ब्रेन जो काम करता है उसी को मिमिक करके ये बना है। ठीक है, वही सेम चीज़ जो लिखा गया है, जो बता दिए हैं पहले ही। आगे देखो, तो व्हाट इज़ द क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का क्या मानना है? वही क्रिटिक्स का मानना है कि ये तो भाई आपने पूरा कंप्यूटर साइंस पे काम किया है, ये तो आपने फिजिक्स पे कम काम किया, बट जो प्रोपोनेंट है वो क्या क्या कहते हैं, फिजिक्स का बेसिक्स की यूज़ करके, न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके ये मिमिक किया गया, इसलिए फिजिक्स में ही मिलना चाहिए। आगे बढ़ जाओ, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे क्या किया हो? अच्छा, केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला वो 3 साइंटिस्ट को मिला है। अभी फिजिक्स में देखें ना हम लोग, फिजिक्स में 2 साइंटिस्ट को मिला है, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट मिला है। 3 साइंटिस्ट मतलब एक साइंटिस्ट को हाफ और 2 साइंटिस्ट को आधा आधा, हाफ का आधा आधा, समझे? हाफ का आधा मतलब क्या, 2 हाफ कर दोगे, हाँ 25% 25% और एक को 50%, इस तरह ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में। बताओ, वो बच्चा वो ऐसा देख रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है। 3 साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट को 50% मिला, तो 2 साइंटिस्ट को कितना मिलेगा? 50%, 25% मिलेगा, उसको 2 हाफ कर दो, ये बोलना चाह रहे हैं गधा। हाँ नहीं, उसमें पैसा का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल पैसा का ही मेन खेला है। हाँ तो बोलेगा कि वो 1 क्वार्टर मिला है उसको, समझे ना? 4 क्वार्टर होगा नहीं, 2 क्वार्टर मिलेगा एक साइंटिस्ट को और 1 क्वार्टर मिलेगा तुम्हारा 2 साइंटिस्ट को। एफर्ट कम नहीं था, एफर्ट सेम था 2 साइंटिस्ट का, ऐसा भी तो बोल सकते हो। दोनों साइंटिस्ट का एफर्ट सेम था, तीनों को बराबर नहीं था, तभी सर बढ़ गया। ऐसा भी तो होता है कि सेम चीज़ पे 2 आदमी काम कर रहा हो तो उसको तो फिर बराबरी शेयर किया जाएगा। जब आप यूनिक लाओगे, जैसे देखो हिबाकुसा को यूनिक मिला, ऑर्गेनाइजेशन को मिला, ऑथर को तो अकेला मिला, किसी तरह भी देख सकते हो। यदि सेम ही चीज़ पे दोनों साइंटिस्ट काम करा, अच्छा इसमें किसको मिला? जो क्वार्टर जो मिला है वो अल्फा फोल्ड को मिला है, 2 अल्फा फोल्ड को मिला, जो गूगल का है वो, तो उसको अलग से देने की क्या जरूरत है, उसको क्वार्टर दे दिया गया। समझो यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने डिसाइड किया कि हाफ प्राइस किसको जाएगा? डेविड बेकर को जाएगा, अपने प्रोटीन डिजाइन के वजह से। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोटीन डिजाइन किया, पहली बार प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर सॉल्व किया ना, प्रोटीन डिजाइन किया। अब देखो ये यहाँ पे समझो बच्चे लोग, अभी तक हम लोग क्या सुने थे कि अमीनो एसिड कितने टाइप्स का है? 20 टाइप्स का है। तो इसका अलग अलग कम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन बन सकता है। इसने नया प्रोटीन बना दिया जो कि अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसके लिए मिला हाफ प्राइज इसको। जो सेकेंड हाफ प्राइज जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 के बीच में, तो वो है तुम्हारा डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर को मिला है, जिसने प्रोटीन का स्ट्रक्चर को प्रिडिक्शन किया है। दोनों अलग है ना, एक ने नया प्रोटीन बना दिया अमीनो एसिड कम्बिनेशन से, और एक ने क्या किया कि जो अभी तक जो अमीनो एसिड का जो गुत्थी है, प्रोटीन का जो गुत्थी है, उसको सॉल्व किया है। जो सॉल्व किया है उसमें क्या होगा? क्वार्टर मिलेगा 2 साइंटिस्ट को, यानी कि 25% शेयर मिलेगा 2 साइंटिस्ट को। और ये जो सॉल्व किया है प्रोटीन स्ट्रक्चर, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से ही किया है, समझे? तो देखो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ, डेविड बेकर जिसको हाफ प्राइज मिला है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल काम किया कि न्यू काइंड ऑफ प्रोटीन, नया काइंड ऑफ प्रोटीन बनाया जो कि अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो देखो इससे फायदा ये होगा कि इनके डिस्कवरी से हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि प्रोटीन का मतलब क्या है? एंटीबॉडीज। प्रोटीन का जो भी चीज़ हमारे बॉडी में सब प्रोटीन ही है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ होगा आपका, ये दवाई के रूप में भी यूज़ हो सकता है। देखो समझ गए? तो डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर, उन्होंने AI के हेल्प से 50 साल का जो गुत्थी था कि कैसे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखता है, वो डिस्कवर कर दिया। तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है प्रोटीन को लेके, इसलिए नोबेल प्राइज शेयर किया गया है। अब यहाँ पे समझे, एक चीज़ समझेंगे। देखो वही बोला, प्रोटीन देखो अमेजिंग कैपेसिटी है प्रोटीन के पास। प्रोटीन कंट्रोल ऑल जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, जो भी लाइफ के लिए आधार बनता है, वो सब प्रोटीन ही करता है। एग्जाम्पल देखो, प्रोटीन ही तुम्हारा हार्मोन्स के रूप में काम कर रहा है, प्रोटीन ही तुम्हारा सिग्नल सब्सटेंसेस, एंटीबॉडीज, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सब प्रोटीन ही कर रहा होता है। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना और इस तरह का नया प्रोटीन डेवलप करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वही लिखा डेविड बेकर, जिसको हाफ प्राइज में, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अभी तक तो हम लोग जानते हैं कन्वेंशनल तरीके से कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे शरीर के लिए, उसी की वजह से बहुत कुछ बन रहा है, हार्मोन्स बन रहा है, बहुत सारा चीज़ सब। डेविड बेकर क्या किए कि एक नया प्रोटीन बना दिए जो कि अभी तक प्रोटीन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस तरह का। बड़ी बात है ना, कम्बिनेशन, नया कम्बिनेशन है ये। सिंस देन हिज रिसर्च ग्रुप हैज़ प्रोड्यूस वन इमेजिनेटिव प्रोटीन क्रिएशन।
देख रहे हो ना, अपना ही एक नया प्रोटीन बना दिए जो कि तुम्हारा फार्मास्यूटिकल में, वैक्सीन में, नैनो मटेरियल में, टाइनी सेंसर में और भी बहुत सारा जगह पे यूज़ हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है नया प्रोटीन के वजह से। आया समझ में? तो देखो डेमिस हेसाबिस और जॉन जम्पर का क्या रोल है तो जानते हो। दोनों ने क्या काम किया है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो गुत्थी है उसको सॉल्व कर दिया। अमीनो एसिड जानते हो, लंबा चेन, बहुत कॉम्प्लेक्स चेन है, 3D स्ट्रक्चर बहुत जटिल होता है जी, वो सॉल्व करके दिखा दिया। 70 से 1970 से ही रिसर्चर पड़े हुए थे कि आखिर क्या इसका सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया था, बहुत ही डिफिकल्ट था जी। ये 2 साइंटिस्ट 2020 में AI की मदद से, वही अल्फाफोल्ड 2 सेकेंड जो प्रोजेक्ट था, तुम्हारा गूगल का ही ये प्रोजेक्ट है। देखो 2 साइंटिस्ट क्या है, देखो गूगल डीप माइंड इन लंदन, उसे जुड़े हुए हैं, तो गूगल का ही ये प्रोजेक्ट है, गूगल ने सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखो अभी थैंक्स टू अल्फाफोल्ड 2 ऑफ गूगल, इस मॉडल से लगभग 200 मिलियन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया उसके स्ट्रक्चर को। तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन है ये, नहीं समझे? AI के हेल्प से लगभग 20 करोड़ प्रोटीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हो गया। तो और ये कहाँ से रिसर्च किया है, ये कहाँ से डेटा लाया है? तो अल्फाफोल्ड 2 जो गूगल का है तुम्हारा, ये डीप माइंड, गूगल डीप माइंड का जो प्रोजेक्ट है, इसने 2 मिलियन पीपल का सैंपल लिया 190 कंट्रीज से। तो इसलिए कह सकते हो कि इंक्लूसिव अप्रोच है, बहुत सारे कंट्रीज से लिया प्रोटीन सैंपल लिया, उसके ऊपर काम किया है। तो रिसर्चर, अब जो रिसर्चर है वो अच्छे तरीके से बायोटिक रेजिस्टेंस समझ पाएंगे, ठीक से कैसे इंजाइम क्रिएट किया जाए, कैसे इंजाइम क्रिएट हो, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बिग रेवोल्यूशन है ये, समझ गए? कंप्लीटेड। तो किसको कहाँ पे क्या प्राइस दिया गया, किस लिए? देखो नाम तो सिविल सर्विस पूछेगा नहीं तुम लोग से, है ना? जंपर को मिला कि किसको मिला, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको पूछेगा कि क्या नया चीज़ मिला और उसका क्या मैकेनिज्म है। अब देखो लास्ट वन, वॉक बिल 2024, क्या इसका फीचर्स है और क्यों ये कंट्रोवर्शियल बना? GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। हाँ, अब समझो इस चीज़ को। हाँ, तो लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ जी। अब उस बिल का जो नाम है, एकदम सुंदर नाम है जी, उस बिल का नाम है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट 2024। देख रहे हो कितना बढ़िया कवर किया है बिल का नाम देख रहे हो ना, कि अब जो वर्क मैनेजमेंट वो यूनिफाइड होगा, पूरा भारत के लिए होगा, उसको एम्पावर्ड किया जाएगा, उसको और एफिशिएंट बनाया जाएगा और उसमें और डेवलपमेंट किया जाएगा, ऐसा कुछ एक्ट। इसका क्या व्यू है, क्यों लाया गया? ताकि वर्क जो प्रॉपर्टी है, वर्क जो प्रॉपर्टी है उसको ठीक से मैनेज किया जाए, यूनिफाइड तरीके से मैनेज किया जाए, कंप्रिहेंसिव तरीके से उसको मैनेज किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो, जो पहले दिक्कत हो रहा था उस तरह का दिक्कत अब ना हो। समझोगे बच्चे लोग, एक एक चीज़ समझोगे, आखिर क्यों सेंटर को लाना पड़ा, इसमें क्या बुराई है, क्यों नॉन मुस्लिम को भी ऐड करने का बात है इसमें, सभी चीज़ इसको आस्ते समझते हैं हम लोग। द प्रपोज अमेंडमेंट सीक टू सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म द लॉ बाय इनहांसिंग सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर वर्क प्रॉपर्टीज। यानी कि अभी तक जो वर्क प्रॉपर्टीज जो इंजॉय करा था स्टेट, अब यहाँ पे सेंट्रल का फुल कंट्रोल होगा इस पर। हालांकि स्टेट का अभी भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, बट सुपरवाइजरी कह सकते हो बहुत तगड़ा कंट्रोल होने वाला है सेंटर से, यदि ये बिल एक्ट बनता है तो। मैं जानते हो इस बिल के साथ क्या हुआ, ये बिल पास नहीं हुआ, अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये चला गया, क्योंकि अपोजिशन ने कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये संविधान के ऊपर बहुत बड़ा धक्का होने वाला है, फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनफैक्ट जो मोदी जी के जो एलआई है वो भी खुश नहीं थे इस बिल से, क्योंकि उनको भी अपना राजनीति करना है स्टेट में। साफ साफ स्पष्ट रूप से बोलते हैं बाबू, यहाँ तो पॉलिटिक्स ही छुपा आएगा इस बिल के अंदर, चाहे तुम प्रेजेंट गवर्नमेंट का बात करो, चाहे तुम अपोजिशन का बात करो, बात समझे ना। एनीवे, हमें नॉन पॉलिटिकल होके काम करना है यहाँ पे। वर्क इन इस्लामिक लॉ, ये जो वर्क का जो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक लॉ में, इसका मतलब क्या होता है? तो वर्क रिफर्स टू प्रॉपर्टी डेडिकेट, यानी कि जो भी अल्लाह के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, किस लिए अल्लाह के नाम पे, किस लिए गॉड के नाम पे, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ ज़मीन है, मैंने भगवान के नाम पे दे दिया कि चैरिटेबल, जाइए मेरा ज़मीन आप ले लीजिए
आप इस पर चैरिटेबल काम करिए, मतलब इस पर अच्छा काम करिए, रिलीजियस काम करिए, दैट्स कॉल्ड वक़्फ़। तो वक़्फ़ रिफर्स टू प्रॉपर्टी दैट डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ अल्लाह फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, समझे ना। हाँ, इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, या फिर मान लो कि गिफ्ट है तो वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब किसके लिए, फॉर पब्लिक गुड के लिए, समझ गए। Embodying an act of piety that allows Muslim to extend their charitable deeds beyond their lifetime। यानी कि मान लो कि मेरे मुस्लिम है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ उसका डीड्स है, कुछ उसका संपत्ति है, वो दे सकता है। अब देखो यहाँ पे विवाद, यहाँ पे क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे यही तो समझना होगा। इसमें विवाद क्या है, विवाद क्या है कि बिना फॉर्मल डॉक्यूमेंट का भी वक्फ जो बोर्ड है उसके अंदर प्रॉपर्टी हो सकता है, बिना फॉर्मल डॉक्यूमेंट का भी। कोई यदि मुंह से भी बोल दिया है तो वो भी प्रॉपर्टी चला जाएगा। इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मुंह से बोलने वाला काम खत्म, उसके लिए आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि लीगल डॉक्यूमेंट है तभी वक्फ बोर्ड का वो प्रॉपर्टी समझा जाएगा, अन्यथा नहीं समझा जाएगा। तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है इस बिल में, बात समझो। तो वक्फ कैन बी स्टैब्लिश, देखो वक्फ कब, यानी कि जो चैरिटेबल जो चीज़ आपने दिया है, मूवेबल इमूवेबल, कब स्टैब्लिश हो सकता है, वो फॉर्मल डीड या इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है। यानी कि आपने बोल दिया हो गया, हाँ जैसे डीड होता है ना जी, कि मेरा ये ज़मीन है हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, ये मेरा ये ज़मीन है हम अपने पड़ोसी को दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डीड। प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड, हाँ कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बता सकते हैं यदि वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए है, फाइन, ये तो हम लोग जानते हैं। हाँ, द प्रोसीड्स फॉर, जो भी पैसा रुपया आएगा उस लैंड से, चाहे मूवेबल और इमूवेबल, वो पैसा यूज़ किया जाएगा मस्जिद को चलाने के लिए, या फिर गरीब के लिए स्कूल बनवाने के लिए हो सकता है, या फिर मदरसा सब चलवाने के लिए हो सकता है, समझ गए ना। हाउएवर, आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मान लो कि कभी भी यदि वक्फ डिक्लेयर हो गया कोई भी प्रॉपर्टी, तो द प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर टू इनहेरिटेंस, सोल्ड और गिवन अवे। कोई भी प्रॉपर्टी यदि वक्फ घोषित हो चुका है, घोषित हो गया, तो फिर रिवर्स बैक नहीं हो सकता। फिर वो ऐसा नहीं कि वो किसी का डीड था वो फिर वापस नहीं ले सकता। दैट इज़ अ कंटेशियस इशूज़, ये इशू बहुत कंटेशियस है। क्योंकि मान लो कि एक बार वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड का है, वक़ा का है, तो फिर तो बैक हो ही नहीं सकता है वो। ऐसे पीवी नरसिम्हा राव ने और उसको जटिल कर दिया और उसको कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया। ये नॉन मुस्लिम, हाँ नॉन मुस्लिम भी अपना वक्फ बना सकता है, प्रोवाइडेड वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल के साथ चले तभी हो सकता है। नॉन मुस्लिम भी क्या बना सकता है, वक्फ बना सकता है, एज लॉन्ग एज उसका भी जो तौर तरीका हो इस्लामिक प्रिंसिपल के हिसाब से। बात समझे। हाँ, तो ये जो इसके लिए जो लॉ बनाया गया था 1995 में बनाया गया था, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो कहा जाता है, कई लोग कहते भी है कि पीवी नरसिम्हा राव ने कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड खेला था, माइनॉरिटी कार्ड खेला था। बात समझे, पॉलिटिकल एंगल बता रहे हैं। तो अभी तक क्या क्या समझ में आया तुम लोग को? अभी तक ये जरूर समझ में आया होगा कि वक्फ जो प्रॉपर्टी है एक बार जब घोषित हो जाए तो इरिवर्सिबल नहीं हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि केवल इसका लीगल डॉक्यूमेंट हो, फॉर्मल बोली से भी हो सकता है। इनफैक्ट जान के हैरान हो जाओगे कि सरकार का बहुत सारा ऐसा लैंड है जो वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लेयर्ड है। अब सरकार उसको वापस भी नहीं ले सकती है क्योंकि 1995 का एक्ट वो अलाउ ही नहीं करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है ये। तो व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या प्रोविजन है रिलीजियस डिनोमिनेशन को लेके? तो हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 26 देखोगे तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, यानी कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसको पूरा अधिकार है कि वो अपना अफेयर्स खुद ही मैनेज करे, खुद ही एडमिनिस्टर करे। तो उसके लिए तो तुम्हारा वक्फ बोर्ड सही है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम ही लोग बैठते हैं, वही डिसाइड करते हैं। सही बात है, आर्टिकल 26 के हिसाब से वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, मतलब मोटा मोटा जो ढांचा है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये भी कहता है कि कोई भी एक्ट हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, कोई भी चीज़ हो जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। बात समझे ना। तो अब जो ये बिल जो लाया गया, जब ये एक्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 को ये इम्पैक्ट करेगा ना। तो सवाल ये है, तो आर्टिकल 26 और जब ये एक्ट के बीच में जब डिबेट होगा कोर्ट में, जुडिशरी में, तो उस समय क्या होगा? क्या ये जो एक्ट अभी क्या ये जो बिल जो प्रपोज किया है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, क्या ये सच में आर्टिकल 26 को वायलेट करता है? क्या सच में ये आर्टिकल 30 क्लॉज 2 के अंदर ये आता है? ये सभी चीज़ देखने वाला चीज़ है आने वाले समय में।
यहाँ पे देखो, बट अभी समझो, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स टू रेगुलेट वर्क प्रॉपर्टीज थ्रू द 1995 एक्ट। तो अभी तक क्या तरीका है, जो वर्क यानी कि कोई प्रॉपर्टी यदि वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गया तो उसको रेगुलेट करने का तरीका क्या है अभी। तो देखो बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सर्वे करवाती है, सर्वे ऑफिसर को भेजती है, वो सर्वे करती है और पता चलता है कि चलो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी के लायक है, तो वो वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, नंबर 1। बट स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, सर्वे ऑफिसर को ग्राउंड लेवल पे उतारती है। बात समझे ना। तो वर्क प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिफाइड एंड डिलिमिटेड थ्रू ए सर्वे कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए ना, फैंसी नहीं है, प्रोसीजर है वर्क प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने का भी। यानी कौन सा प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी के अंदर होगा, उसको तौर तरीका है कि उसके लिए एक प्रॉपर सर्वे होगा, स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, नंबर 1। नंबर 2 देखो, जैसे ही आइडेंटिफाई हो गया कि ये वर्क प्रॉपर्टी के अंदर आएगा तो उसके लिए स्टेट ऑफिशियल गैजेट में रिकॉर्ड होगा। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे रिकॉर्ड होगा और तब जाके स्टेट वर्क बोर्ड उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। यानी कि वो स्टेट बोर्ड के अंदर आ जाएगा वो प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ में ना। हाँ, मैं स्लो बता रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ इंट्रिकेसी समझो इसका, कि स्टेट गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 1995 के एक्ट के हिसाब से। वो सर्वे करवा रही है, जब सर्वे ने आइडेंटिफाई कर दिया, यानी कि सर्वे ऑफिसर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये वर्क प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए फिर स्टेट वर्क बोर्ड मेंटेन करेगी उस लिस्ट को कि चलो भाई ये ज़मीन वर्क बोर्ड का आ गया। हाँ, हर एक वर्क में यानी कि जितने भी ज़मीन है जो कि वर्क प्रॉपर्टी माना जाएगा, उसके लिए एक मुतावाली यानी कस्टोडियन क्रिएट किया जाएगा जो देखेगा, डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो मुतावाली एक तुम्हारा पोस्ट है हर एक प्रॉपर्टी को देखने का, हर एक वर्क को देखने के लिए। आया समझ में ना। हाँ, मुतावाली एक मुस्लिम को अपॉइंट किया जाएगा तुम्हारा स्टेट वर्क बोर्ड के द्वारा। समझ गए। हाँ, अब ये भी समझो, इट इज जस्ट लाइक ए ट्रस्ट। ये ट्रस्ट के रूप में, कि कस्टोडियन का बात किया गया है ना, ये सिमिलर मैकेनिज्म है, ट्रस्ट के रूप में मैकेनिज्म है। बट इसमें डिफरेंट क्या है कि ये जो बोर्ड है कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। स्टेट वर्क बोर्ड डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ट्रस्ट कैन बी डिसॉल्व बट स्टेट जो वर्क बोर्ड है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है। दैट इज द डिफरेंस। बट वो काम क्या कर रहा है, ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है। समझ गए ना। वाइल सिमिलर टू ए ट्रस्ट एस्टैब्लिश अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ए वर्क अनलाइक ए ट्रस्ट कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय ए बोर्ड। बट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, बट जो काम तौर तरीका है ट्रस्ट की तरह ही है। कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे ये बात तो स्पष्ट हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है। समझ रहे हो ना। एक मुतावली बनेगा जो कि हर एक वर्क पे काम करेगा और उसको डे टू डे ऑपरेशन वहाँ पे देना है। स्टेट बोर्ड का जो वाका बोर्ड होगा, स्टेट का जो अपना वाका बोर्ड है उसको बताना होगा। तो स्टेट वर्क बोर्ड का क्या रोल है यहाँ पे समझो। दिस बोर्ड आर कंसिडर ज्यूरिस्टिक पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब क्या है कि उसका क्या है तुम्हारा, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लॉ की तरह। मतलब वो एक क्या है तुम्हारा लीगल एंटिटी है, यानी कि वो भी सू कर सकता है या उसको भी सू किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। दैट इज कॉल्ड ज्यूरिस्टिक पर्सन। वो पर्सन की तरह, लीगल पर्सन की तरह है। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो बोर्ड है, स्टेट वर्क बोर्ड जो है, वर्क बोर्ड है, ये क्या है, एक लीगल पर्सन की तरह काम करेगा। यानी कि इसको भी पावर है सू करने का, या इसके ऊपर भी सू हो सकता है किसी भी कोर्ट में। नंबर 1, जितने भी स्टेट वर्क बोर्ड होंगे, यानी कि हर एक स्टेट में स्टेट वर्क बोर्ड होंगे, उसके एक चेयरपर्सन होंगे एंड इंक्लूड्स 1 और 2 नॉमिनीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 या 2 नॉमिनी भी उसमें डाल सकती है। तो यानी कि एक चेयरमैन हो जाएगा और सभी मुस्लिम लेजिस्लेटर होंगे, सब मुस्लिम होंगे। कुछ तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे उसमें, कुछ लेजिस्लेटर भी हो सकते हैं, है ना। और मुतावली ऑफ द वर्क्स, वर्क का मुतावली भी हो सकते हैं। मतलब इस तरह के लोग सब उस बोर्ड में हो सकते हैं। तो एक चेयरमैन होंगे और 2 या 2 से अधिक 3 क्या हो सकते हैं, और भी मेंबर हो सकते हैं उस वर्क बोर्ड में। समझ गए। हाँ, द एक्ट ऑल्सो मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम CEO, यानी कि हर एक बोर्ड के लिए एक अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होगा और वो मुस्लिम होना चाहिए बाय फेथ एंड होल्ड एटलीस्ट रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम उसका जो रैंक है डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक होना चाहिए, यानी कि अच्छा खासा पद होना चाहिए, यानी कि IAS ऑफिसर टाइप के लोग होना चाहिए, बट वो मुस्लिम समाज से आना चाहिए, मुस्लिम धर्म से आना चाहिए। तो CEO उसको बनाया जाएगा। CEO मतलब क्या, डे टू डे ऑपरेशन देखने वाला। तो देख रहे हो ना, ये वर्क स्टेट वर्क बोर्ड किस तरह काम कर रही थी 1995 के एक्ट के हिसाब से। एंड वर्क बोर्ड का बिल्कुल इसी के पास ऑथराइज है कि वर्क प्रॉपर्टी, जितना भी प्रॉपर्टी उस स्टेट में
जितना भी प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगा उसको मैनेज करना काम किसका है, वर्क बोर्ड का है, स्टेट का, समझे ना। एंड टेक मेजर्स टू रिकवर लॉस्ट, यानी कोई भी लॉस्ट हुआ है कोई भी एसेट तो उसको रिकवर करने का पावर किसको है, वर्क बोर्ड का है, स्टेट का वर्क बोर्ड का है। तो ये गवर्नेंस कैसे वर्क बोर्ड काम कर रही थी अभी तक भारत में और अभी भी काम कर रही है, बट यदि बिल यदि एक्ट बन जाए तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आ रहा है समझ में ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है एज पर 1995 एक्ट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं, बस एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स कह सकते हो कि केवल एडवाइजरी के रूप में काम कर रही थी अभी तक, कुछ नहीं। सेंटर चुपचाप बैठे रहेगी, जो काम करना है स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। द काउंसिल इंश्योर द यूनियन, बस इसका काम यही है बच्चे लोग। सेंट्रल काम क्या है कि जो वर्क प्रॉपर्टी है उसके लिए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए सभी स्टेट्स में। ऐसा नहीं कि स्टेट में अलग ही चल रहा है, दूसरे स्टेट में अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वर्क प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वर्क प्रॉपर्टीज को। यही काम जो सुनिश्चित करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ योर माइनॉरिटी अफेयर्स, समझ गए ना। इट ऑल्सो एडवाइजेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज इंक्लूडिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, किस तरह का पॉलिसी बनना चाहिए, वर्क लॉस कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, कैसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये तुम्हारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो बात स्पष्ट हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा रोल ही नहीं है, एडवाइजरी रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुछ नहीं कर सकता, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, पूरा स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट हो गया वो। और ये 1995 ने किया है, तो इस कहने का मतलब जो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में ये जो एक्ट आया इसको बदलने का बात है इस बिल में। इतना ही नहीं, और देखो यहाँ पे देखो तो कुछ कुछ चेंजेस देखो, यदि वर्क बिल एक्ट बन जाए तो क्या चेंजेस आएगा। फर्स्ट वन, डेफिनेशन, वर्क का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, केवल लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर्स, पहले क्या था कि हम भरबली भी दे रहे थे ना, बोल रहे थे और प्रॉपर्टी ट्रांसमिट हो जा रहा था, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कागज पत्तर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। आखिर वर्क प्रॉपर्टी बना है तो उसके लिए क्या लीगल डॉक्यूमेंट है, आओ उस आदमी ने आपको दिया है, लाओ दिखाओ, अच्छा लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है ये वर्क प्रॉपर्टी है। कोई बोलेगा अच्छा ये प्रॉपर्टी किसका है, इधर आओ, बोला कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट, बोला कि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं होगा ये प्रॉपर्टी तुम्हारा। तो केवल इस बिल में केवल लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर्स को ही वर्क प्रॉपर्टी माना जाएगा। बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम उसमें 5 साल तक के लिए, 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा हो, आर ऑथराइज टू क्रिएट वर्क थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल डेट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी बना है उसके लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वहाँ पे इस्लाम कम से कम जो मुस्लिम रिलीजन है वो 5 साल तक के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। तो यानी कि पहले कॉन्सेप्ट हटा दिया, देखो वही बोल रहा है, रिवीजन है। पहले क्या था कि पहले क्या था कि यदि आप खाली वो लैंड पे चढ़ के बैठ गए, उसका आप यूज़ कर रहे थे, आपके पास ना फॉर्मल डॉक्यूमेंट था, ना आपके पास डीड्स था, आप केवल कैप्चर करके बैठ गए और आप बोलो कि वर्क प्रॉपर्टी है, ये नहीं होने जा रहा है। बात समझे, यदि कहीं पे भी मस्जिद हो या वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया है, और वो केवल डिक्लेयर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे लोग कंट्रोल करके बहुत दिन से काम चला रहे थे, तो ऐसे प्रॉपर्टी को वर्क प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखो वही लिखा गया कि फॉर्मल ट्रेडिशनली वर्क प्रॉपर्टी वेर ऑफन डेडिकेट ओरली, पहले क्या था ओरली डेडिकेट किया जाता था। इस बिल में कहा गया कि नो, वर्क प्रॉपर्टी बनना, और देखो सरकार का भी तो बहुत प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी बन गया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी। तो यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो पहले भी यदि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हुआ हो, सरकार का यदि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी में आया हो, तो उसको भी फिर से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है। आ रहा है समझ में, सिंपल भाषा में बोल रहे हैं। तो क्या लिखा गया है कि एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड यदि हुआ हो एंड डिक्लेयर्ड एज अ वर्क प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर, इससे पहले भी, देखो रेट्रोस्पेक्टिवली है ना ये, इससे पहले भी यदि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वर्क प्रॉपर्टी बताया गया है बिफोर भी, तो वो भी तुम्हारा क्या है, वर्क प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। हाँ, उसमें क्या बोला है कि गरीब बच्चा लोग के लिए जो भी वर्क प्रॉपर्टी से जो प्रोसीड्स आएंगे, जो कमाई होगा, वो गरीब बच्चा के लिए स्कूल चलेगा, मदरसा सब चलेगा। इसमें देखो चेंज कर दिया गया, इसमें बोला है कि नो, गरीब बच्चा के लिए चलेगा ही चलेगा, विडोज के लिए भी काम होना चाहिए, डाइवर्स महिलाओं के लिए भी काम होना चाहिए, जो अनाथ लोग हैं उसके लिए भी काम होना चाहिए, वर्क से जो भी पैसा कमाई होगा उससे। तो इसका हॉरिजन और बढ़ा दिया गया। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा चीज़ है। नहीं, पहले क्या गरीब बच्चा के लिए था,
अब क्या है कि देखो महिला वाला एंगल डाल दिया गया इसमें, विडोज़ के लिए भी होना चाहिए, डाइवर्स महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, और जो अनाथ बच्चे लोग उसको उसके लिए भी होना चाहिए, जो प्रोसीड से आएगा उसके लिए भी, प्रोसीड से इन लोग के ऊपर भी काम होना चाहिए। अब देखो इस एक्ट में बच्चे लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत ज़्यादा ही पावर दे दिया गया इसमें। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग वर्क प्रॉपर्टीज, पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट सर्वे ऑफिसर को अपॉइंट करता था, उसको भेजता था ना, अब ऐसा नहीं है। इधर सुनो बच्चा लोग, अब ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होगा, जिम्मेदारी होगा कि वो सर्वे करवाना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग वर्क प्रॉपर्टी स्टिल नाउ किसके पास था? सर्वे कमीशन के पास था, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट करती थी 1995 एक्ट के हिसाब से। बट अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलेगा, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इक्वल वाला रैंक जो है ऑफिसर उसको मिलेगा। तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनेगा इसके लिए, और जो भी वर्क प्रॉपर्टी हुआ, जो भी बना, वो सभी इंफॉर्मेशन 6 मंथ के अंदर अपलोड होना चाहिए उस पोर्टल में, फिर उस पर फिर क्रॉस चेक होगा। एनी न्यू वर्क प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रेशन हुआ, समझे ना, मस्ट बी सबमिटेड एक्सक्लूसिवली थ्रू दिस पोर्टल। देख रहे हो ना, इस पोर्टल में सब चल जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन 6 महीना के अंदर। तो देखो एक जो सेक्शन है 1995 का, उसमें क्या कहा गया कि वर्क ट्राइब्यूनल्स होगा। देखो यहाँ पे विवाद है ना कि ट्राइब्यूनल जो फैसला सुना दिया गया वही माना जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बात कहा गया कि जो वर्क ट्राइब्यूनल्स हैव द अथॉरिटी, जो पहले था कि वही डिटरमाइन करेगा प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी है या नहीं है, अब क्या कर दिया कि नो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करेगा कि वो वर्क प्रॉपर्टी होगा कि नहीं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास दोनों पावर, सर्वे करने का भी पावर और प्लस डिक्लेयर करने का भी पावर। बट अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। पहले क्या था कि ट्राइब्यूनल का फैसला आप नहीं ले जा सकते, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का बात नहीं था। बट अब क्या है कि यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई भी प्रॉपर्टी को वर्क प्रॉपर्टी घोषित करता है या नहीं करता है, इसको लेके चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मगर जो मुस्लिम समाज है वो इस चीज़ से डरे हुए हैं कि जब जुडिशरी में चला जाएगा मैटर तो फिर लिंगरिंग हो जाएगा, लंबा समय तक जाएगा। ये बात ये भी उचित था, मगर ये लाना भी उचित था कि जुडिशरी का दरवाजा खोल दिया आप वर्क प्रॉपर्टी में भी। ये बात समझो, द बिल मेक्स इट क्लियर दैट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रीटेड, यानी कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगा वो वर्क प्रॉपर्टी नहीं मान, जब तक फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए कलेक्टर के द्वारा। तो देखो जो कलेक्टर है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये नए बिल में। नॉन मुस्लिम, आप देखो, आप समझो, अभी तक जितना भी बच्चा लोग तुम लोग देख रहा था, कोई प्रॉपर्टी उसका कस्टोडियन भी जो मुतावली जो बन रहा था वो भी मुस्लिम था, वक्फ बोर्ड में वहाँ पे भी मुस्लिम है, CEO जो होगा वो भी एक तरह से IAS रैंक का होगा, वो भी मुस्लिम समाज से आना चाहिए। ये खत्म करने का बात है इसमें। बिल में ये भी बोला कि नॉन मुस्लिम भी वर्क इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, चाहे सेंट्रल वर्क काउंसिल में हो, चाहे स्टेट वर्क बोर्ड में हो, चाहे वर्क ट्राइब्यूनल नीचे वाला ट्राइब्यूनल में क्यों ना हो, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब होंगे। हाँ, इसमें पूरी तरीके से बोला गया, देखो इट एम्पावर सेंटर क्या करेगा, 3 मेंबर्स कमेटी बनाएगा पार्लियामेंट से, वही सेंट्रल वर्क काउंसिल के रूप में। और यहाँ पे मुस्लिम वर्ड नहीं लिखा गया, यानी कि कोई भी आदमी बना सकता है सेंटर इस बिल में। इसलिए ना अपोजिशन विरोध किया इसका कि सेंटर बोल रही है कि सेंट्रल वर्क काउंसिल बनने जा रहा है, मत तीनों जो काउंसिल जो उस काउंसिल में तीनों जो मेंबर है जो नहीं कि मुस्लिम हो। मगर 1995 में उस एक्ट में क्या कि तीनों जो MP होगा जो सेंट्रल वर्क काउंसिल का, वो तीनों मेंबर कहाँ से होना चाहिए, मुस्लिम समाज से होना चाहिए। बट इस बार जो बिल में है उसमें केवल 3 मेंबर MP लिख दिया गया, उसमें ये नहीं लिखा गया कि वो मुस्लिम समाज से होना चाहिए। तो बात समझो, एक पूरी तरीके से 1995 के अगेंस्ट है, यानी कि 1995 के अलग है वो, क्योंकि उसमें मुस्लिम कम्युनिटी लिखा गया, इसमें कुछ ऐसा कम्युनिटी का बात नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट, नए बिल में स्टेट वर्क बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम को भी इंक्लूड करने का बात है, 2 वुमेन को भी इंक्लूड करने का बात है इसमें, इंस्टेड ऑफ 3 था ना। अब ट्राइब्यूनल्स में क्या 3 था, इसमें क्या है कि ट्राइब्यूनल्स में 2 मेंबर्स होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, जो जॉइंट सेक्रेटरी बैंक टू द गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर वो भी होंगे। बात समझे? तो पहले 3 मेंबर्स हुआ करता था ट्राइब्यूनल्स में, अब ट्राइब्यूनल्स में 2 मेंबर होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो बाय डिफॉल्ट होंगे ही होंगे और दूसरे ऑफिसर भी हो सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होंगे वो। बात समझो, एज पर द प्रपोज लॉ ट्राइब्यूनल मस्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट। हाँ, 6 महीना के अंदर आपको सॉल्व करके देना है। कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर होगा, कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसको 6 मंथ के अंदर सॉल्व करना है इस ट्राइब्यूनल को। हाँ, अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल ओवरसाइट।
बिल में ये कि सेंटर को पूरा इजाज़त है कि वो ऑडिट करवाए कि कितना पैसा हुआ, क्या हुआ। उसके लिए वो CAG या फिर उस तरह का ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकता है। CAG या इक्विवेलेंट टू CAG जो ऑफिसर है, CAG काम क्या है? ऑडिट करना, पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है। देखते हो ना, लगता है ना आरोप की वर्क प्रॉपर्टी जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो सब चीज़ के लिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो किसी भी टाइम में ऑडिट करवा सकता है। एंड वर्क बोर्ड को उसको भी क्या करना होगा, देखो, रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर अकाउंट्स एनुअली, हर एक साल उसको भी क्या करना होगा, अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होगा। और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, मेंबर्स भेजेगी। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही जिम्मेदारी दिया गया है। बात समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस है बिल में। एंड पेनल्टीज विल ऑल्सो लेविड अपन, हाँ, मोटावलीज के ऊपर ही पेनल्टी लग सकता है यदि वो ठीक से अपना प्रॉपर अकाउंट मेंटेन ना करें। वही मोटावली जो कि तुम्हारा वर्क प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होगा। जुडिशियल रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, पहले जुडिशियल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अब ये तुम्हारा कंसर्न हाई कोर्ट में जा सकता है ये मामला। द एम दैट इंक्रीजिंग जुडिशियल ओवरसाइट, ये इसलिए है तुम्हारा, एंड कर्बिंग द इंस्टेंस ऑफ आर्बिट्री एक्साइज ऑफ पावर, क्योंकि वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, अभी कुछ भी जमीन जाके वो बोला है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो कम से कम ये चीज़ ना हो। एंड तुम्हारा जो ये हाई कोर्ट है वो डिसाइड कर सके कि वक्फ प्रॉपर्टी सच में है या नहीं है। देखो इसका प्रतिक्रिया देखो, तो सब कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है, मैं कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है, मगर कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो गारंटी है आर्टिकल 25 में, 26 में, हो सकता है उसमें इम्पैक्ट पड़ जाए। कई मुस्लिम समाज ये भी कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी 100 ऑफ ईयर से चल रहा है, इसको अचानक इस तरह सरकार नहीं ले सकती है, बात समझे ना। और इस तरह जो सेंट्रलाइजेशन है, ऊपर से सेंटर का जो कंट्रोल है, कहीं ना कहीं मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ये विरोध में, उसके ऑटोनॉमी के विरोध में है। और एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ये ठीक नहीं है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को भी देखा जाए, ठीक है, ये वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इस तरह का ऑप्टिमिज्म है, कह सकते हो, फेयर है या फिर जो भी विचार है। मगर अलग सेक्शन ऑफ पीपल भी है जो कहते हैं कि ये चीज़ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे आप कैसे वर्क प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो, उसके लिए प्रॉपर तरीका होना चाहिए। और यदि डिस्प्यूटेड हो तो इट मस्ट गो टू द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए, लोअर हाई कोर्ट में भी जाना चाहिए। तो देखते हैं कभी रियलिटी होता है। अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है बिल, अब इसको समर्थन चाहिए, तो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। दैट्स इट, कंप्लीटेड।